एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज्योतिष शास्त्र स्वयं में गणेश है और गणेश जी की आवश्यकता तब हमें पड़ती है जब किसी नए कार्य का आह्वान करना हो। इस बार महाकुंभ में काफ़ी उथल पुथल मची है। क्योंकि जब भी शनि मीन में जाता है या बृहस्पति सम्मत ग्रह में जाता है तो चांडाल दोष उत्पन्न करता है। महाराज जी, काल्प सर्प दोष क्या होता है जिससे व्यक्ति का जीवन काफ़ी प्रभावित होता है? राहु और केतु इस प्रकार से विभाजित कर दे कि सभी ग्रह एक तरफ बैठ जाएं और दूसरे तरफ कोई भी ग्रह ना हो। महाराज जी, पैतृक दोष क्या होता है? यह स्थिति तब बनती है कुंडली में जब उसके कुंडली का सूर्य ग्रहण बना रहा हो, बृहस्पति शनि चाहे राहु के साथ प्रभावित हो रहा हो। महाराज जी, सपनों का क्या महत्व है? अलग अलग सपनों का अलग अलग फल हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके बताया है। ज्योतिष को अक्सर स्यूडो साइंस कहा जाता है। तो ये पूर्णतः विज्ञान है। इसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप प्रकृति को भी बढ़िया से समझने लगेंगे और आप अपने जीवन को भी बढ़िया से समझने लगेंगे। नमस्कार। इस बार का महाकुंभ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से कुछ ज़्यादा ही खास है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी है क्या जिसकी कैलकुलेशन से महाकुंभ का ये योग्य बना, जिससे आने वाले भविष्य के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है। इन सभी रहस्यों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे सुमिताचार्य महाराज जी से। महाराज, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस पावन कुंभ की धरा में बुलाया और साथ में मुझे अपने ज्योतिष मतों को अपने सामने व्यक्त करने का और जनता के सामने व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। महाराज, सबसे पहले तो आप अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा जीवन बड़ा सरल रहा है और मैं मूलतः जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूँ। चीज़ों को सीखने में बड़ी रुचि रही है मेरी, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे मशीनों के बारे में जानना हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे गणित हो, सबके ऊपर काफ़ी रुचि रही है मेरी और काफ़ी मैंने गहराई तक अध्ययन किया है सबका। और धर्मशास्त्रों का भी काफ़ी गहराई तक भगवान शंकर जी की कृपा और माँ सरस्वती की कृपा से अध्ययन किया और अपने गुरु जी की कृपा से किया। जी महाराज, मेरा अगला सवाल है कि एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, ज्योतिष शास्त्र स्वयं में गणेश है और लोग इसे गणना के रूप में देखते हैं, लेकिन ये गणेश हैं और गणेश जी की आवश्यकता तब हमें पड़ती है जब किसी नए कार्य का आह्वान करना हो। जब भी हम कोई पूजा को शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम गणेश जी पर ध्यान लगाते हैं। इसी प्रकार जब भी हमें कोई नया कार्य करना हो तो उससे पहले कुंडली रूपी गणेश का आवाहन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो कार्य होने वाला है कि नहीं होने वाला है, क्या चुनौतियां हमारे जीवन में आएंगी, क्योंकि हमारा जीवन भगवान पर ही टिका हुआ है और भगवान ही बढ़िया रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए हम कुंडली का सहारा लेते हैं, ज्योतिष का सहारा लेते हैं। जी बिल्कुल। महाराज, जैसे कि इस बार का महाकुंभ कुछ ज़्यादा ही खास है, जो कि 144 साल बाद आया है। ऐसे में महाकुंभ का धार्मिक महत्व कुछ ज़्यादा ही खास हो जाता है, तो आम जनता पर, श्रद्धालु पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, महाकुंभ प्रकृति के हर तत्वों में घटित हो रहा है। केवल प्रयागराज में ही नहीं, हर तत्व में प्रकृति का, पृथ्वी का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो महाकुंभ से प्रभावित ना हो, क्योंकि ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। और बृहस्पति जब अपने 12 वर्ष का चक्र सूर्य के चारों ओर कंप्लीट करता है, एक चक्र पूरा करता है, उतने में पृथ्वी पर 12 वर्ष बीत जाते हैं, तब ये कुंभ मनाया जाता है। और ये जो महाकुंभ है इसे 144 वर्षों के बाद मनाया जाता है। इसका बहुत अधिक महत्व सबके जीवन में पड़ता है। सबके जीवन में एक अलग से शांति आती है, धार्मिक उन्नति प्राप्त होती है और उन्हें एक अवसर प्राप्त होता है अपने सभी पुराने किए हुए कर्मों से मुक्त होने का, क्योंकि भगवान में ही वो शक्ति है कि हमारे कर्म फलों को वो भस्म कर दे। पुराने जितने बुरे कर्म हमने किए हो उसके जो बुरे फल मिलने वाले हैं उसे वो भस्म कर दें। इसीलिए कुंभ का अवसर जो है ये सभी के लिए बहुत ही लाभ देने वाला है, सबके लिए मोक्षदायी है, कल्याणकारी है। जैसा कि आपने कहा कि आप साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं जी। इसका क्या मतलब है? देखिए, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी की जहाँ तक बात की जाए तो गहराई से जो भी हम ज्योतिष शास्त्र में देखते हैं उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है उसे भी समझना होता है। तो ये भी समझाया जाता है कि आपके अगर ग्रहों का ये खेल हो रहा है और आप रहें मान लीजिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति, तो उन ग्रहों का आपके जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने कह दिया कि चंद्रमा का आपके जीवन पर प्रभाव है, पूर्णिमा को ये घटना घट सकती है। आप कहोगे चंद्रमा तो हमसे इतनी दूरी पर है, फिर वो कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो होता यूँ है कि जब पूर्णिमा आती है
तो केवल समुद्र का पानी ही ज्वार भाटा नहीं बनाता, पूरे पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी जल तत्व होगा वो भी ज्वार बनाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है इसमें 75% के आसपास पानी है, जल है, और उसमें भी वो ज्वार उठता है। और ये कुछ अलग तरीके से ये जल भी प्रभावित होता है, और पानी में बहुत विशेष मेमोरी होती है और उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ल्यूनैटिक, इसका भी संदर्भ चंद्रमा से आता है। ल्यूनर चंद्रमा को संबोधित करता है, और अधिकांशतः लोग जो पागल होते हैं वो भी पूर्णम की रात यानी पूर्णिमा को होते हैं। तो चंद्रमा का बहुत ही गहरा प्रभाव, इसी प्रकार से सभी ग्रहों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। चाहे बृहस्पति ग्रह को ले लेंगे तो पूरी पृथ्वी को बृहस्पति बचाता है किसी भी प्रकार के खराब घटना, खगोलीय खराब घटना होने से, जैसे कि एस्टेरॉइड से हमें बचाता है। उसी प्रकार से हमारे कुंडली में भी जितने भी दुर्मुहूर्त आते हैं, खराब मुहूर्त आते हैं, उससे देवगुरु बृहस्पति हमारी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से सभी ग्रह हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। जैसे कि इस बार महाकुंभ में काफ़ी उथल पुथल मची है, ठीक है, और इससे बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हुए हैं। तो ऐसे में क्या महाकुंभ में कुछ ऐसा योग बना जिसकी वजह से ये सारे लोग प्रभावित हुए, या फिर उनके ही ग्रह में कोई दोष था? देखिए, ऐसा है कि सभी मनुष्य के जन्म से ही ये निर्धारण किया जाता है कि जीवन में उनके क्या क्या घटित होने वाला है और क्या क्या वो कर्म करेंगे, कहाँ पर उनकी क्या गति होने वाली है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। सब कुछ गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है कि क्या क्या घटित होगा। तो जहाँ तक कुंभ की स्थिति है, कुंभ में ऐसा ये जो दुखद घटना घटा है, इसको लेकर के मुझे भी बहुत ही आहत मन में हुआ कि ये घटना नहीं होना चाहिए था, और कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब यहाँ पर जहाँ तक ज्योतिष मत की बात की जाए तो ये उनके भी ग्रह में दोष था, और साथ में जैसा महाकुंभ की परिस्थिति पर बात की जाए तो महाकुंभ का जो आने का समय है, और जो इस वर्ष का जो शनि का जो पाया है, यानी कि शनि का कुंभ से मीन में जो प्रवेश होने वाला है, तो कुंभ से जाते जाते ये असर इस धार्मिक कार्य में ये छोड़ गया। क्योंकि जब भी शनि मीन में जाता है या बृहस्पति सम्मत ग्रह में जाता है तो चांडाल दोष उत्पन्न करता है। और आप देख रहे हैं कि बृहस्पति से संबंधित इस महापर्व को हम मना रहे हैं, तो इसमें जब चांडाल दोष लगेगा तो ये बहुत ही उथल पुथल मचा देता है, और वही चांडाल दोष का असर है जो हमें देखने को मिला है। महाराज जी, क्या आप कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी ने किसी व्यक्ति के जीवन में चौंकाने वाले बदलाव किए हों और उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया हो? देखिए, मेरा इंस्टाग्राम पोर्टल है श्री सुमिताचार्य जी महाराज के नाम से। वहाँ पर एक टेस्टिमोनियल का सेक्शन बना हुआ है। एक जातक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जाकर के उधर देख सकते हैं। कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जब लोग ऐसे हॉस्पिटल में हैं, चक्कर काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, केस चल रहा है उनके ऊपर, और ज्योतिष संबंधित जब वो उपाय करते हैं तो उनको उस बात से राहत मिल जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर किसी जातक के ऊपर कोर्ट का केस चल रहा हो और वो झंडा लिए हुए हनुमान जी का एक फ़ोटो ला करके अपने घर में रखे, 11 हनुमान चालीसा का 40 दिन तक पाठ करे, तो वैसी स्थिति में ये जो कोर्ट कचहरी का जो स्थिति है उससे वो मुक्त हो जाता है। इसके साथ में उसे वास्तु संबंधित भी बदलाव अपने जीवन में लाने चाहिए। महाराज जी, काल्प सर्प दोष क्या होता है जिससे व्यक्ति का जीवन काफ़ी प्रभावित होता है? देखिए, जब भी कुंडली में राहु और केतु कुंडली के सभी ग्रहों को विभाजित कर दें, राहु और केतु इस प्रकार से विभाजित कर दे कि सभी ग्रह एक तरफ बैठ जाएं और दूसरे तरफ कोई भी ग्रह ना हो, केवल राहु केतु बीच का एक डायगोनल लाइन बना रहे, तो वैसी स्थिति में काल सर्पदोष का निर्माण होता है। ये करियर में अस्थिरता लाता है व्यक्ति के। कमर के निचले भाग में कुंडलिनी शक्ति होती है, और कुंडलिनी शक्ति का ही दोष काल सर्पदोष है। कुंडलिनी हमें सब प्रकार के भोग सामग्री को प्राप्त करवाता है। मूलाधार चक्र जिसका बीज है लंग, सर्प के समान ये है, और काल सर्पदोष जब होता है तो इसमें दोष लगता है, जिसके कारण जब भी कोई व्यक्ति एक नया कार्य शुरू करेगा, थोड़ी दिन करके वो कार्य बंद हो जाएगा, फिर नया कार्य करेगा। मतलब ये ऐसा होता है कि जो आज डॉक्टर दिखाई दे रहा है, अचानक वो इंजीनियर बन जाएगा, अचानक क्लर्क बन सकता है। जैसे हर्षाचार्य का उदाहरण लेते हैं जी, कि वो पहले मॉडल थी और अचानक कभी धर्मार्थ कार्य में आ गई। हाँ।
तो इस प्रकार का जो असर देखने को मिलता है ये काल सर्प दोष से होता है। महाराज जी, पैतृक दोष क्या होता है जिससे व्यक्ति का जीवन काफ़ी प्रभावित होता है? देखिए, ये पितृ दोष होता है, और पितृ दोष जब किसी जातक की कुंडली में लगता है तो जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है, उसके घर में निरंतर कलेश बना रहता है। यह स्थिति तब बनती है कुंडली में जब उसके कुंडली का सूर्य ग्रहण बना रहा हो, बृहस्पति शनि चाहे राहु के साथ प्रभावित हो रहा हो, चंद्रमा ग्रहण चाहे विषयों का निर्माण कर रहा हो, और वो भी तब कर रहा हो जब वो अष्टम में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, चाहे पंचम में बैठा हो। ये पितृदोष की तरफ इशारा करता है। ये पितृदोष तब लगता है जब किसी जातक के परिवार में कोई वृद्ध जन अधोगति को प्राप्त हो गए हों, स्वर्गलोक सधार गए हों। महाराज, आपके अनुसार कोई ऐसी विशेष राशि या ग्रह जिसका मानव जीवन पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, विशेषता है सभी राशि के, सभी ग्रह के, जिस प्रकार से बैटरी का होता है कि प्लस माइनस होता है, उसी प्रकार से सभी कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा। जब भी ग्रह और उससे संबंधित राशि, हर ग्रह के 3 मूल राशियां होती हैं जिसमें वो ग्रह जाकर के अच्छा प्रभाव देता है, और 3 राशियां ऐसी होती हैं जहां पर वो ग्रह जाकर के बुरा प्रभाव देता है। तो जब भी कभी कोई ऐसा ग्रह है जो अपने से नकारात्मक राशि में जाकर के बैठ जाए, जैसे उदाहरण के रूप में शनि यदि अपना जाकर के 7 अंक यानी तुला राशि में, वो कुंभ राशि में बैठ जाएगा या फिर मिथुन में बैठ जाएगा तो शनि बढ़िया फल देगा। लेकिन शनि वहीं पर अगर जाएगा, मीन में बैठ जाएगा, सिंह में बैठ जाएगा, कर्क में बैठ जाएगा, वृषभ में बैठ जाएगा, तो शनि का नकारात्मक फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से राशि और ग्रह परस्पर एक दूसरे को अच्छा और बुरा फल देते हैं। जी महाराज जी, सपनों का क्या महत्व है? कभी कभी हम कोई सपना देखते हैं और हमें वो याद भी नहीं रहता, लेकिन वो सच हो जाता है, फिर हमें आभास होता है कि हाँ, ये सपना तो हमने देखा था और ये सच हो गया। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारा शरीर 3 भागों में विभाजित है। एक है हमारा स्थूल शरीर जिसे हम देखते हैं, एक है हमारा सूक्ष्म शरीर, और एक है हमारा कारण शरीर। तो जो हमारा स्थूल शरीर है, इस पर जो भौतिक जगत है जिसको हम महसूस करते हैं, यहाँ पे ये विचरण करता है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ये आध्यात्मिक जगत का है, और हमारा कारण शरीर है वो स्वप्न आदि अवस्था का चिंतन करता है। तो यहाँ पर हमारा जो कारण शरीर है उसमें जब भी हमें स्वप्न प्राप्त होते हैं तो प्रकृति के वो तत्व हैं, अलग अलग तत्व होते हैं जो हमें आकर के निर्देशित करते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या आपको फल प्राप्त होगा। अलग अलग सपनों का अलग अलग फल हमारे ऋषि मुनियों ने अध्ययन करके बताया है कि इस प्रकार के स्वप्न का क्या फल प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर व्यक्ति अचानक से मगरमच्छ का सपना देख ले सपने में, तो मगरमच्छ का सपना अगर व्यक्ति देख लेता है तो वैसी अवस्था में उसके जीवन में अचानक संकट बढ़ेंगे, उसके शत्रु बढ़ने लगेंगे, जहाँ तहाँ उसके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति हाथी का सपना देखता है तो हाथी का सपना अगर वो वैसा देखता है जिसमें हाथी खेल रहा है तब तो वो सपना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हाथी अपना सूंड हिला रहा है इस प्रकार से, ना कहने के जैसा अगर सूंड हिलाता है वह हाथी देख ले व्यक्ति, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति का जो अभी कार्य चल रहा है वो आने वाले 6 मास के अंदर बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वप्न हमारे जीवन में फल देते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वप्नों का भी एक भ्रंश आता है कि स्वप्न अगर आपके ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए हैं तो उसका फल आपको 6 मास के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आपने स्वप्न देखा और आपने अपना तकिया पलट दिया और फिर वापस से सो गए तो वो स्वप्न का फल कम हो जाता है। और यदि आपने उस स्वप्न के बारे में 5 लोगों से बता दिया तो वो स्वप्न का फल भी कट जाता है। कई बार हमें नकारात्मक स्वप्न आते हैं और समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक श्लोक आप सभी को याद करवा देता हूँ। उस श्लोक को, अगर बहुत नेगेटिव सपना आपने देखा अपने जीवन में तो उस श्लोक को पढ़ लेंगे तो उससे नेगेटिव सपने का जो फल है वो खत्म हो जाएगा। वो श्लोक इस प्रकार है, औषधे चिंतये विष्णु भोजने च जनार्दनम शयने पद्मनाभम च विवाहे च प्रजापतिम युद्धे चक्रधरम देवम प्रवासे च त्रिविक्रमम नारायणम तनुत्यागे श्रीधरम प्रिय संगमे
दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दा संकटे मधुसूदनं कानने नरसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं गमने वामनश्चैव सर्वकार्येषु माधवं षोडशनामानि स्तोत्राणि प्रातरुत्थाय यः पठेत सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। ये जो है विष्णु जी का षोडश नाम स्तोत्र है। इसे आप गूगल पर भी देख करके इसको पा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कभी भी नेगेटिव सपना आए तो इस श्लोक को पढ़ लीजिए, देखेंगे कि उसका आपको नेगेटिव फल नहीं प्राप्त होगा। जी बिल्कुल, अब तो मैं इसे याद करने वाली हूँ क्योंकि मुझे नेगेटिव सपने ज़्यादा आते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि ज्योतिष को अक्सर स्यूडो साइंस कहा जाता है, इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कितना सही है? देखिए, ज्योतिष को सीडो साइंस लोग कह देते हैं। लोग इसको मानते हैं कि ये इसका जो वैज्ञानिक धरातल है वो कमज़ोर है, इसलिए लोग इसे सीडो साइंस कहते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये पूर्णतः विज्ञान है। आप जब भी इन ग्रहों के चलन को पढ़ते हो तो आपको वही प्राप्त होता है जैसा वास्तविक में वो खगोल में वो कार्य कर रहे होते हैं। जैसे कि शनि का आप देखते हो कि 2.5 वर्ष का ढैया है और ये 27 वर्ष में जाकर के वापस वहीं पर आ जाता है जहाँ पर ये पहले था। यही वो अवधि है शनि का जिसमें वो सूर्य का चक्कर काटता है। तो जो भी ग्रहों का ताना बाना होता है उसका असर हमारे जीवन में सापेक्ष रूप में पड़ता है। सापेक्ष पड़े चाहे सूक्ष्म रूप से पड़े, लेकिन हमारे जीवन को वो प्रभावित कर रहा होता है। तो ये पूर्णतः विज्ञान है। इसका अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप प्रकृति को भी बढ़िया से समझने लगेंगे और आप अपने जीवन को भी बढ़िया से समझने लगेंगे, क्योंकि जो प्रकृति में घटित हो रहा है वही आपके जीवन में घटित होगा। जो आपके जीवन में घटित होगा वही आसपास के प्रकृति में घटित होगा। मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों का संपूर्ण नाश लिखा था। तो कौरव के साथ तो जो भी घटित हो रहा हो या जो होने वाला हो उनकी प्रकृति में कहाँ दिख रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके महल के बीचों बीच एक कुआं खुदवाया था। जिस घर के ब्रह्मस्थली में कूप होगा, जल स्रोत होगा, उस घर के कुल का नाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो कुरुवंश था उसका संपूर्ण नाश हो गया। नाश होने के बाद पुनः उस कुआं को जाकर के भरवा दिया गया। तो जो नाश लिखा था उनके जीवन में वही उनके वास्तु में, उनके घर में वही दिखने लगता है। व्यक्ति जब सिग्नेचर भी करता है तो सिग्नेचर का भी अपना वास्तु होता है। वो भी उसके जीवन के जो भी प्रभाव आगे जाकर के होने वाले हैं वो उसके सिग्नेचर में दिखेंगे। व्यक्ति का फिंगरप्रिंट वो कितना चौकोर आ रहा है, कितना उसमें क्लैरिटी आ रहा है, वो सब कुछ के हिसाब से भी ये निकलता है। कितने प्रिंट हैं वो सब कुछ के हिसाब से निकल जाता है कि जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है। व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का सामुद्रिक शास्त्र यानी शरीर उसका कैसा रूप लेता जा रहा है वो भी बहुत कुछ बता देता है उसके आने वाले भविष्य के बारे में। तो ठीक इसी प्रकार से प्रकृति का अध्ययन करना यानी सब कुछ स्थूल रूप से कैसा है और अपना अध्ययन करना, दोनों जुड़ा हुआ है। जो आपके साथ होगा वही प्रकृति में होगा। आप देखो, आपको अगर अचानक से क्रोध आ जाए तो आप क्या करोगे? हो सकता है ये टेबल आप तोड़ दोगे, इसके ऊपर आप वार करोगे, या आपके हाथ में कुछ पेपर होगा उसे गुस्से में फाड़ दोगे। तो इस प्रकार की आप गतिविधि, मतलब आपके मन में जो घटित हुआ आपने ये संसार में भी वो चीज़ व्यक्त कर दिया। तो संसार और आपका मन परे नहीं है। इसी प्रकार से ज्योतिष सीडो साइंस नहीं है, ज्योतिष वास्तविकता में साइंस है। जी 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 महाराज, आजकल की युवा जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से युवा ऐसे भी है जो उसका फल उनको नहीं मिलता है। तो क्या कारण है जो उसका फल उन्हें नहीं मिलता है और ऐसे समय में क्या उपाय करने चाहिए उन्हें? देखिए, जो युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसका फल उनको अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो वास्तविकता में ये बात है कि कहीं ना कहीं से ग्रह और गोचर के प्रभाव खराब हो रहे हैं। तो उस ग्रह को, यानी कि अगर युवा धनार्जन के लिए मेहनत कर रहा हो, कोई खास नौकरी के लिए मेहनत कर रहा हो, तो वहाँ पर उसके कुंडली का एकादश भाव और उसके कुंडली के दूसरे भाव को अध्ययन करना चाहिए, दसम भाव का अध्ययन करना चाहिए और देखना चाहिए कौन सा ग्रह खराब हो रहा है और उस ग्रह को ठीक करना चाहिए, चाहे हवन से चाहे दान से। उस ग्रह से संबंधित दान भी करें उतनी अवधि तक जितना अवधि आपको निर्देशित किया जाए, ग्रह ठीक हो जाएगा। ग्रह ठीक होने के बाद आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। जी बिल्कुल। जाते जाते मेरा एक आखिरी सवाल, इस बार 2025 कैसा जाने वाला है? लोगों पर 2025 का क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी काफ़ी बदलाव है और
हमारे अगर जियो पॉलिटिक्स के नज़र से देखा जाए तो पश्चिम के देशों से हमारे संबंध खराब होंगे, पूरब के देशों से संबंध ठीक होंगे। पूरब के देशों में जो उथल पुथल मच रही है वो शांत होगी, पश्चिम के देशों में उथल पुथल मचने वाली है। और साथ ही 2025 में एक और घटना की तरफ ये ज्योतिष शास्त्र जाता है। ये बताता है कि जितने भी लोग हैं जो मीन राशि या बृहस्पति संबंधित ग्रहों से प्रभावित हैं, चाहे शनि से ज़्यादा प्रभावित हैं, उन लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनि का जो प्रवेश है वो कुंभ से मीन में हो जाएगा, और कुंभ से मीन में प्रवेश होना एक उथल पुथल की तरफ इशारा करता है। जिस प्रकार से उथल पुथल महाकुंभ में मच गया, बृहस्पति का ये पर्व त्यौहार, और बृहस्पति के पर्व में यहाँ पर बैठे हुए थे कुंभ में ही शनि साक्षात, तो ये बना दिया चांडाल दोष। इसी प्रकार का चांडाल दोष वापस से पुनः 2025 में बनेगा, और 2025 से बन करके ये 2.5 वर्ष तक रहेगा, तो पूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला है। बहुत अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन कई लोग हैं जैसे कि कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए बढ़िया है कि कर्क राशि से जो कर्क राशि के ऊपर से जो ढैया चल रही थी वो सिंह में प्रवेश करेगी। सिंह के लिए ये परेशानी का संकेत है। इसी प्रकार से जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको भी राहत मिलने वाली है, और जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए कष्टकारी होने वाला है ये वर्ष। इसके साथ ही जो मेष राशि के जातक आप देख लेंगे, अगर राशिफल की अगर बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए ये जो वर्ष है 2025 ये शुभ फलदायी रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि आएगी और नए आय के मार्ग खुलने वाले हैं। बात करें अगर वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले लोग इस बार धर्मार्थ रूप से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर धार्मिक चेतना जागृत होगी, आपका पूजा पाठ में अधिक मन लगने लगेगा, लेकिन सांसारिक जो मोह है वो आपका थोड़ा ख़त्म होगा, क्योंकि आपके जो मन है उसको कई बार ठेस लगेगी और आपका भरोसा लोग तोड़ेंगे, जिसके कारण ही आपकी धार्मिक उन्नति होगी। अगर लोग भरोसा तोड़े तो ज़्यादा व्याकुल ना हो, यही समझिए कि भगवान का संदेश है कि धर्म कर्म करो। जो मिथुन राशि के जातक होने वाले हैं उनके लिए ये जो 2025 है ये सुख फलदायी होगा। उनके नए नए आय के मार्ग खुलने वाले हैं, राजयोग जैसा फल बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप नया व्यापार करते हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। रिलेशनशिप संबंधित अगर देखा जाए तो उसमें कटुता आएगी, तो इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। 2025 के बाद ये जो रिलेशनशिप संबंधित चीज़ है वापस से ठीक हो जाएगी, तो जो भी गड़बड़ी होगी उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो ग्रह गोचर के कारण है, आपका कोई पर्सनल मनोवृत्ति के कारण नहीं। कर्क राशि वाले जातक की अगर बात की जाए तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये साल जो है वो सुख फलदायी होगा, क्योंकि यहाँ पर साक्षात शनि ही ढैया से उतर करके सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। और सिंह राशि वालों के लिए जैसा मैंने बताया कि दिक्कत वाला साल है। कन्या राशि वालों को इस बार आय में वृद्धि होगी, उनको पदोन्नति प्राप्त होगी, जो नौकरी में होंगे उनको प्रमोशन मिलने वाला है। और इसके साथ ही एक बड़ी अच्छी घटना होगी कि जो व्यक्ति कॉस्मेटिक के इंडस्ट्री में है, जो व्यक्ति गारमेंट के इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको इस वर्ष लाभ होगा और उनका जो कार्य है वो बढ़ेगा। साथ ही जो ज्वेलरी के कारोबार में हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। जब बात की जाए यहाँ पर वृश्चिक राशि के बारे में, तो वृश्चिक राशि वालों को क्रोध ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगा, लेकिन जो काम उनका फंसा हुआ था वो सॉल्व हो जाएगा। और केस मुकदमा आपके ऊपर होने का यहाँ पर डर है, इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको लड़ाई झगड़े में बेफालतू का नहीं पड़ना है। धनु राशि वालों के लिए भी यही निर्देश है कि आपके ऊपर भी केस मुकदमा का योग बनता है, तो आपको भी लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। और साथ ही आपको पेट से संबंधित समस्या आने का इस बार खतरा रहेगा, तो भोजन पर ध्यान दें, क्या खाते हैं उस पर ध्यान दें, और अपने वाणी को संयम में रखें। आपके ऊपर ऑफिस पॉलिटिक्स होने के यहाँ पे डर है। जो धनु राशि वाले लोग होंगे वो ऑफिस पॉलिटिक्स से घिरेंगे। जब भी वो किसी नए दोस्त के सर्कल में जाएंगे इस वर्ष, ऐसा लगेगा कि अचानक से वो उनसे नफरत करने लग गए हैं, ऐसा महसूस होगा। इसी प्रकार से जो मकर राशि वाले लोग हैं, मकर राशि वालों के लिए ये साल जो है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मकर राशि वाले जो लोग हैं जो शनि से प्रभावित हैं और जो मंगल से प्रभावित हैं, उनके लिए ये साल मानसिक रूप से उनको एक शांति प्रदान करने वाला है।
और पिता का जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है उनके पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि आएगी, और माता के साथ संबंध मधुर होंगे, और सगे संबंधियों के साथ भी संबंध मधुर होंगे। कोई अच्छी नई खुशखबरी आपके घर में आने के योग बनते हैं। जो आपका कार्य अटका पड़ा होगा वो भी आपका कार्य हो जाएगा। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए ये वर्ष कष्टदायी होने वाला है, क्योंकि ये फिर से शनि के जो ट्रांजिशन होने वाला है मेजर, उसके कारण है। और ये कष्टदायी कुछ इस प्रकार से होगा आपके जीवन में कि आपका जो मन है वो नकारात्मक कार्य करने की तरफ जाने लगेगा। यानी आपके जाने अनजाने में आपसे बहुत सारे पाप होंगे, और जिसके कारण आगे आपका जो भविष्य है वो थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को लेकिन पदोन्नति भी प्राप्त होगी। अगर आपका कोई नौकरी में आपका प्रमोशन अगर रुका हुआ होगा तो प्रमोशन होने के आसार पूर्ण बन रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। और जो मीन राशि वाले जातक हैं वो नया वाहन ना परचेज करें। नया वाहन अगर लेते भी हैं तो घर में किसी और सदस्य के नाम पर लें। नया घर में इन्वेस्ट ना करें, और नया कोई भी कार्य ना करें अगले 2.5 वर्ष तक। आपके लिए यही निर्देशित रहेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से सारी बातें बताने के लिए। ऐसे ही पॉडकास्ट के सफ़र पर हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने कुंभ के इस महा अवसर पर मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने ज्योतिष ज्ञान को आपके समक्ष रखूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना मत भूलिएगा।